So let's start with first question. Mold inhibitor used in bread is first option is sodium calcium proponate, sodium chloride, calcium carbonate or none of these. तो मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड, मोल्ड इनहिबिटर्स क्या क्या होते हैं ब्रेड में, ये याद रखना है। प्रोपियोनेट्स, इसके अलावा सॉर्बेट्स, ठीक है, और जो भी बेंजोएट्स होंगे ये भी मोल्ड इनहिबिटर होंगे। पैराबेन्स और एसिटिक एसिड। तो हमें ये याद रखना है, मोल्ड इनहिबिटर की जब बात होगी इन ब्रेड तो प्रोपियोनेट, सॉर्बेट्स, बेंजोइट्स, पैराबेन्स और एसिटिक एसिड। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम एंड सोडियम प्रोपोनेट। ठीक है, प्रोपोनेट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज tocopherol is an example of anti-caking agent, antioxidant, flavoring agent या नन। तो टोकोफेरॉल की बात करें, टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन ई को। और विटामिन ई क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आंसर हो जाएगा। एंटी केकिंग एजेंट्स की बात करें तो एंटी केकिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स, सिलिकेट्स, फ्लोर और स्टार्च वगैरह जो होता वो भी एंटी केकिंग का काम करेगा। और सॉल्ट में फेरोसाइनाइड जो होता है वो एंटी केकिंग का काम करता है, फेरोसाइनाइड इन सॉल्ट। तो यहाँ आंसर एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटी केकिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं? स्टेरॉइड, सिलिकेट्स, फ्लोर, स्टार्च, फेरोसाइनाइड एंड सॉल्ट, ये सब एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं। तो टोकोफेरॉल एंटीऑक्सीडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल चिलेटिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्टेबलाइजर है या इमल्शन है? तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये याद रखना। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल भी एंटीऑक्सीडेंट है। चिलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल होते हैं EDTA, पॉलीफोस्फेट्स, या कोई ऑर्गेनिक एसिड दे दे तो वो सब चिलेटिंग एजेंट का काम करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक और टार्टरिक एसिड जो हो गया वो भी ऑर्गेनिक एसिड। तो ये चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, और इमल्शन, इमल्शन में जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है ना वो इमल्शन होता है। तो ऑयल और वाटर मिक्सचर जैसे कि एग योक, एग योक अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो इमल्शन होगा। या फिर बटर या माइनीस जो होता है ये इमल्शन के एग्जाम्पल है। BHA और टोकोफेरॉल विटामिन ई दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है। फिर हम देखते हैं, BIS हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन पुणे, चेन्नई, न्यू दिल्ली और अजमेर। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये फॉर्म हुआ था BIS एक्ट 2016 से ये फॉर्म हुआ था BIS एक्ट, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
और बीआईएस के अगर हम रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो रीजनल ऑफिसेस बीआईएस के 5 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है? एक ईस्ट में है, ईस्ट में है कोलकाता, वेस्ट में है मुंबई, नॉर्थ में है चंडीगढ़, और साउथ में चेन्नई, और एक सेंट्रल में होगा न्यू दिल्ली। तो ये 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, और जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है बीआईएस का, ये याद रखना। और जयपुर की बात करें, अजमेर में तो कुछ नहीं है, जयपुर में इसका ब्रांच ऑफिस है। तो बीआईएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनेशन अफेक्ट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लेग्यूम्स। कैसे अफेक्ट करता है जर्मिनेशन न्यूट्रिटिव वैल्यू? विटामिन सी इंक्रीज कर देगा कंटेंट, या ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी कम कर देगा, या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ा देगा, या सब कुछ? तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा, सब होता है इसमें। जब जर्मिनेशन होगा लेग्यूम्स में तो विटामिन सी बढ़ जाएगा, ट्रिप्सिन इनहिबिटिंग एक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी, और एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज, राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन इज विटामिन बी2, और इसका रिचेस्ट सोर्स बेल फ्रूट होता है, बेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक टाइप ऑफ फ्रूट? तो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स जो होते हैं वो एक बार अगर प्लांट से प्लक्ड हो जाते हैं उसके बाद वो राइप नहीं होते हैं, वो प्लांट पर ही राइप होते हैं जितना होना होता है। और जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं वो रखे रखे भी राइप हो जाते हैं, जैसे कि एप्पल और बनाना वगैरह हम देखते हैं क्लाइमेक्टेरिक होते हैं। तो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेक्टेरिक्स में आते हैं सिट्रस फ्रूट, सारे नॉन क्लाइमेक्टेरिक होते हैं। इसके अलावा जो बेरीज वाले फ्रूट हैं जितनी भी, वो नॉन क्लाइमेक्टेरिक होते हैं। ग्रेप्स, पाइनएप्पल, मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे। और पॉमग्रेनेट या अनार जो होगा वो भी नॉन क्लाइमेटिक होगा। तो इसमें ऑप्शन है पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप्स या ऑल। तो इसमें आंसर ऑल हो जाएगा। फिर विच इज द प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन? इथाइलिन का प्रीकर्सर पूछा है, तो इथाइलिन का प्रीकर्सर होता है मिथ्योनाइन। प्रीकर्सर्स की बात करें जो प्लांट हार्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड या जेस्मोनेट। एक बार इनके प्रीकर्सर्स देख लेते हैं सबके। तो ऑक्सिन का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर होगा आईपीटी। जिब्रेलिक एसिड का होगा जीजीपीपी।
इथाइलिन का अभी हमने देखा मिथ्योनाइन। एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर होता है आईपीपी या एफपीपी, कहीं दे देते हैं। और जेस्मोनेट का होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो ये सारे प्रिकर्सर्स याद रखना, किसी का भी पूछ ले। इसमें थाइलिन का पूछा था मिथ्योनाइन, इथाइलिन का मिथ्योनाइन पूछा था, ऑक्सिन का ट्रिप्टोफैन होता है, साइटोकाइनिन का आईपीटी, जिब्रेलिक एसिड का जीजीपीपी। ठीक है, साइटोकाइनिन आईपीटी, जिब्रेलिक एसिड जीजीपीपी, ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफैन, एब्सिसिक एसिड आईपीपी या एफपीपी, और जेस्मोनेट का अल्फा लिनोलेनिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोमेटो फ्रूट्स आर कैनिंग फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट। तो ये रेड राइप स्टेज पे हम प्लग करते हैं फॉर कैनिंग। कैनिंग में जो यूज़ करेंगे हम टोमेटो फ्रूट्स, वो रेड राइप स्टेज में ही उसको प्लग कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा रेड राइप स्टेज। विच केमिकल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ अनियंस इन स्टोरेज। तो ये यूज़ होता है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, जो स्टोर में हम अनियंस रखते हैं उसमें स्प्राउटिंग ना हो, उसके लिए जो केमिकल यूज़ करेंगे वो है मैलिक हाइड्राजाइड MH। फिर स्टेपल डाइट क्या है इंडियन डाइट में, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, पोटैटो या चिली। तो ये होती है पोटैटो। इसके बाद विच बीन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम। गम किस बीन से एक्सट्रैक्ट होता है, ब्रॉड बीन से, क्लस्टर बीन से, फ्रेंच बीन या हाइसिंथ बीन। तो गम हमने ग्वार गम देखा था जैसे प्लांट्स में, वो ग्वार प्लांट से मिलता था, है ना, ये तो सबको पता है। ग्वार गम से गम मिलता है प्लांट्स में। अब ये जो ग्वार है ये क्लस्टर बीन को ही कहते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाती है। क्लस्टर बीन ही ग्वार है, इससे ग्वार गम या गम मिलता है, तो इसका आंसर क्लस्टर बीन हो जाएगा। फिर चिलीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, बोथ विटामिन ए एंड विटामिन सी या विटामिन ई। तो इसका आंसर बोथ होगा, बोथ विटामिन ए एंड विटामिन सी, चिलीज में दोनों विटामिन मिलेंगे। वेजिटेबल्स आर सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर सल्फ्यूरिंग, सल्फाइटेशन या ब्लांचिंग। ड्राइंग किसके बाद होती है, तो ड्राइंग जो है वो ब्लांचिंग के बाद होगी, पहले ब्लांचिंग होगी, हॉट वाटर में वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, उसको ब्लांचिंग कहते हैं, और ब्लांचिंग के बाद होती है ड्राइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो कलर वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ। तो येलो कलर वेजिटेबल्स में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन ए रिच होते हैं येलो कलर वेजिटेबल्स। फिर अकॉर्डिंग टू FPO द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SO2 अलाउड इन स्क्वैशेस एंड कॉर्डियल्स इज। तो स्क्वैशेस और कॉर्डल्स जो ड्रिंक्स होंगी उसमें मैक्सिमम SO2 लिमिट है वो 350 ppm होती है, ये याद रखना है। एक्चुअली जो SO2 यूज़ होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज़ होता है, हॉट हाई टेम्परेचर पर ये टॉक्सिक हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी ऑफ SO2 इंक्रीजेस एट, तो हाई टेम्परेचर, ये याद रखना। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो स्क्वैशेस और कॉर्डल्स में यूज़ होती है वो 350 ppm है। फिर जो हम नॉन क्लाइमेक्टेरिक और क्लाइमेक्टेरिक अभी फ्रूट्स देख रहे थे, तो ये जो टर्म है क्लाइमेक्टेरिक ये किसने दिया, गेन, किड एंड वेस्ट, क्रूज या ब्लीकर। तो इसका आंसर है किड एंड वेस्ट ने टर्म क्लाइमेक्टेरिक दिया। फिर मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल्स, 2%, 3%, 5% और 6%। तो एक बार वेजिटेबल्स आपने ड्राई कर दिए उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 6% रह जाएगा। ठीक है, बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ऑरेंज कैसे देखेंगे, TSS वैल्यू, शुगर परसेंटेज, एसिड या ब्रिक्स एसिड रेशियो से। तो मैच्योरिटी इंडेक्स हम जो देखेंगे ऑरेंज में वो ब्रिक्स एसिड रेशियो से देखते हैं। ठीक है, The bacteria used to absorb ethylene from storage chamber is।
तो स्टोरेज चेम्बर जो होगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, वहाँ इथाइलिन हमें एब्जॉर्ब करानी है, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस या एजिटोबैक्टर? तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है। टफनिंग इफेक्ट ऑन कैंड बीन इज ड्यू टू, तो कैल्शियम की वजह से टफनिंग होती है, ये याद रखना, कैल्शियम। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट का दूसरा नाम पूछा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 इज ऑल्सो नोन एज पीएफ एक्ट, कैसे हैं इसे, एफपीओ, एगमार्क या आईएसआई? तो इसका आंसर है एगमार्क एक्ट। एगमार्क एक्ट को ही एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस एक्ट बोलते हैं। फिर विच कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ गैसेस इज कंट्रोल्ड, तो स्टोरेज में हम कौन सी गैसेस को कंट्रोल्ड रखते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का स्टोरेज होता है, तो किन गैसेस को कंट्रोल्ड रखना ज़रूरी होता है? तो उसमें CO2 O2 होता है, ये याद रखना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, इसको कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2। The next question है, at which pH fruits and vegetables are divided into acidic and non-acidic for thermal processing? तो ये pH पूछ रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना pH स्केल में जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है, लेस देन 7 एसिडिक और मोर देन 7 बेसिक। पर थर्मल प्रोसेसिंग में जो pH होगा वो 7 की जगह 4.5 होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो 7 नहीं, 4.5 से लेस होगा तो एसिडिक, और 4.5 से ज़्यादा होगा तो वो फ्रूट या वेजिटेबल बेसिक होगा, ये याद रखना। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक? पॉलीप्रोपाइलीन, LDPE, पॉलीथीन, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात हो रही है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे होगी? 4 तो सबको याद होता है, -4 या +4 में कंफ्यूज हो जाते हैं सब, तो ये याद रखना, ये +4 डिग्री सी रहता है। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की +4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अनियन में पिंक कलर किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन से होता है, ये सबको याद रहता है मोस्टली। इन अनियन पिंक कलर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं? एसेंशियल टू माइक्रोब फंक्शन, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू माइक्रोब फंक्शन, आर प्रोडक्ट्स that require additional processing before they can be packaged, are harvested during the exponential phase of growth। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो कि माइक्रोब फंक्शन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन याद रखना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म डेट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू माइक्रोब फंक्शन। ठीक है। इसके अलावा द मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय किडन वेस्ट, जेम्स हैरिसन, राइसन एंड लियोन्स, ग्रैम एंड पैटरसन? किसने दिया था मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस? तो उसका आंसर है राइसन एंड लियोन्स ने दिया था ये हाइपोथेसिस। किडन वेस्ट ने तो टर्म दिया था क्लाइमेक्टेरिक, हमने देखा था। और राइसन एंड लियोन्स ने ये हाइपोथेसिस दिया है, मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस। फिर द पॉइंट एट विच ड्राइड प्रोडक्ट्स जस्ट बिकम लंपी, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे जब ड्राइड प्रोडक्ट्स लंपी हो जाए? डेंजर पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट, क्रिटिकल या सेफ्टी पॉइंट? ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन हनी? 42, 82, 65 या 62? तो 82% ज़्यादा से ज़्यादा होता है ना शुगर हनी में, 82% तक होता है। उसके बाद विटामिन डी का केमिकल नेम? विटामिन डी को क्या कहेंगे? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। फिर लीफ पीलिंग इज डन एट अ टेम्परेचर, ये होती है 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
ठीक है। विच इज एसोसिएटेड विथ ब्राउनिंग डिसऑर्डर। तो ब्राउनिंग किस में देखने को मिलती है? एप्पल में देखने को मिलती है। एप्पल काट के रख दो, थोड़ी देर बाद वो ब्राउन हो जाता है, पॉलीप्रोपेनेज एंजाइम की वजह से, है ना। पॉलीप्रोपेनेज होता है एप्पल में, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद ब्राउन हो जाता है। तो ये एप्पल से एसोसिएटेड है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इथाइलिन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है थाइलीन का? 0.01 म्यू लीटर पर लीटर। ये म्यू है, 0.01 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, थाइलीन की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में थ्रेशोल्ड लेवल पर। फिर इसमें रैपिड प्री कूलिंग मेथड पूछ रहा है, कौन सा है? फोर्स्ड एयर कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग या इवेपोरेटिव कूलिंग। तो हाइड्रो कूलिंग होती है, रैपिड कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग। हाइड्रो कूलिंग इज प्री रैपिड प्री कूलिंग मेथड। फिर डी ग्रीनिंग किस में एप्लीकेबल नहीं होती? बनाना, गुआवा, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स की डी ग्रीनिंग करते हैं, तो किस में नहीं करते हैं ये प्रोसेस डी ग्रीनिंग? उसका कलर इनहेंस करने के लिए डी ग्रीनिंग की जाती है फ्रूट्स में। तो ये ऑब्वियसली गुआवा में नहीं होगी, क्योंकि गुआवा का नेचुरल कलर ही, अमरूद जो होता है वो ग्रीनी कलर का होगा ना, तो उसमें डी ग्रीनिंग क्यों होंगी? तो इसका आंसर गुआवा हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है। एसेप्टिक पैकेजिंग टेट्रा पैक में होती, पेपर बैग, मिल्टन मिल्क कार्टन या प्लास्टिक ब्रेड बैग। तो इसका आंसर जो है एसेप्टिक पैकेजिंग मिल्क कार्टन में होती है। बहुत लोग टेट्रा पैक कर देते, वो नहीं होगा, याद रखना, टेट्रा पैक नहीं, मिल्क कार्टन होगा। एसेप्टिक पैकेजिंग की जब भी बात होगी तो ऑप्शन में या तो मिल्क हो तो आंसर जाएगा, या फिर जूसेस, ठीक है, जूसेस ना हो तो टोमेटोज या सूप, ब्रॉथ्स, टोफू, सोया बेवरेजेस जो भी होंगे। ठीक है, वाइन वगैरह में भी एसेप्टिक पैकेजिंग होगी, वाइन या लिक्विड एग, जो भी प्रोडक्ट होगा लिक्विड एग फॉर्म में, उसकी एसेप्टिक पैकेजिंग ज़रूरी है। या जो चाय पत्ती होती है ना, वो भी, टीज, उसकी एसेप्टिक पैकेजिंग होती है। इसके अलावा व्हिपिंग क्रीम की भी एसेप्टिक पैकेजिंग होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स एसेप्टिक पैकेजिंग में आएंगे। इसमें मिल्क था, मिल्क कार्टन आंसर गया। वैसे मिल्क, जूसेस, टोमेटो, सूप, ब्रॉथ, टोफू या जो भी सोया बेवरेजेस हैं, वाइन, लिक्विड टीज, व्हिपिंग क्रीम, ये इन सब की एसेप्टिक पैकेजिंग होती है, ठीक है। Which microorganism is commonly associated with fecal contamination? Clostridium botulinum, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Trichinella spiralis। तो फीकल कंटामिनेशन में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? इसमें आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम, सॉरी क्लॉस्ट्रीडियम नहीं होगा, इसमें होगा कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी होगा फीकल कंटामिनेशन में। इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर के अलावा ई कोलाई भी आ जाता है इसमें, और अगर कॉलीफॉर्म्स दे दें तो ये भी फीकल कंटामिनेशन में प्रेजेंट होते हैं। कॉलीफॉर्म्स, ई कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये सब फीकल कंटामिनेशन से एसोसिएटेड होंगे। फिर विच of the following analytical method can be used to distinguish flavor compounds? फ्लेवर कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? हाइड्रोमेट्री से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलरीमेट्री या गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये याद रख लेना, गैस क्रोमेटोग्राफी फ्लेवर कंपाउंड्स के लिए यूज होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन? क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी या ई कोलाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, इनको क्या कहते हैं? इनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट एन एरोब्स। ऑब्लिगेट
अनएरोब्स पूछ रहे हैं, इसमें क्या है? तो ऑब्लिगेट अनएरोब्स हमेशा याद रखना क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज ही होती हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन बिल्कुल बैर नहीं कर पाएंगी, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। तो इसमें क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशी क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। फिर which of the following method is a quick test for sugar content during early stage of brewing process for beer? तो बियर में हमें शुगर कंटेंट देखना है, उसके लिए मेथड हाइड्रोमेट्री है, बैबकॉक टेस्ट है, वेट एशिंग या सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो क्विक टेस्ट फॉर शुगर कंटेंट इन ब्रूइंग इंडस्ट्री फॉर बियर हाइड्रोमेट्री होता है ये, ठीक है, हाइड्रोमेट्री से देखेंगे शुगर कंटेंट। तो ये आज के एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो गए।